रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, ये मेरे पास जो रिज़ल्ट आप लोगों का शो हो जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब नेम्स वगैरह मैंने क्या निकालने थे, तो मैं सोच रही थी आपको प्रॉपर तरीके से इसकी नेमिंग, चले मैं दिखा दूँ। 1 मिनट, ये देखें। ये वो नंबर्स हैं जिन बच्चों ने बेईमानी भी मेरे साथ की, जिनमें मैंने 13 लिए हैं या मैंने 14 लिए। बेटा हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, जैसा कि आपको पता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो बच्चों ने कहा मिस आपने एमसीक्यूज़ जो किए थे उसका सोल्यूशन भी दे दें, हमारी मिस्टेक्स क्या हुई। तो मैंने आप लोगों को 10th क्लास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का जो रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, जिन्हें पोजीशंस भी मैंने बताई हैं, उसी लेक्चर के लास्ट में मैंने एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। वो तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 आवर की वो वीडियो आपने ज़रूर जाकर देखनी है। अच्छा, एक काम अभी करूँगी ये कि ये मैं वीडियो बना रही हूँ मेरा बच्चा, ये इसके साथ मैं सॉल्व एमसीक्यूज़ दोबारा दे दूँगी आप लोगों को, जो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं, ताकि आप लोगों का कवर हो जाए इसमें ही, ठीक है। अच्छा, माहनूर साहिर नाम की बच्ची है ये। इस बच्ची का ये साहिर यूसुफ जई, फ़र्स्ट इस बच्ची ने अटैम्प्ट किया था पेपर। जैसे जो बच्चा पेपर अटैम्प्ट करता जाएगा उसके मार्क्स यहाँ आते जाएंगे। मतलब 15 में से आपने 10 मार्क्स लिए, मतलब 11 नंबर आपने लिए। क्योंकि एक सवाल ओमेगा वाला मैंने उस टाइम भी बताया था, जिसपे ओमेगा के ऊपर होल पावर पे स्क्वायर था। टाइपिंग मिस्टेक थी, बच्चों ने मुझे आगे व्हाट्सएप पे कहा कि इसमें 9 आंसर आना था। बिल्कुल 9 ऑप्शन ही राइट था, स्क्वायर की वजह से जो है वो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा था, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। तो उसमें एक एक नंबर, मतलब अगर किसी के 10 हैं तो वो 11 हो गए, 12 हैं तो 13 हो गए, 13 हैं तो 14 हो गए, 8 है तो 9। इस तरीके से आप एक एक नंबर अपनी तरफ से लगा लिएगा। अब मैं आपको वही पढ़ के बताऊँगी जो यहाँ पे शो हो रहा है। मानूर साहिर ने 10 मार्क्स लिए हैं। मोहम्मद उबैदुल्ला इमदाद हुसैन, इस बच्चे ने 12 नंबर लिए। फ़िज़ा आरिफ ने, फादर ऑफ मोहम्मद आरिफ, इस बच्ची ने 13 नंबर लिए। कुछ बच्चे फेसबुक से भी हैं, कुछ यूट्यूब से भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इमरान ख़ान अंसार, इसने 8 नंबर लिए हैं। सना रज़ा 9 नंबर लिए हैं। इसरार ख़ान और ने 13 नंबर लिए हैं। सानिया ख़ान ने, सुहेल अहमद ख़ान ने 7 नंबर लिए हैं। मानूर राहिल ने 9 नंबर लिए हैं। हाफिज़ा अनुषा, इस बच्ची ने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की। और इसरार ख़ान नाम का जो बच्चा है जिसने 13 नंबर लिए, इन दोनों की फ़र्स्ट पोजीशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह में। 13 मार्क्स लिए हैं। और मैंने पोजीशन आप लोगों को वहाँ पे बता दी है उस पेपर में जहाँ रिज़ल्ट दिया है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ का रिज़ल्ट दे रही हूँ। मुंजा आफ्ताब ने जो है वो सैयद आफ्ताब या मफ्ताब, अच्छा जी, 3 नंबर लिए हैं। अच्छा जी बेटा, आपको एमसीक्यूज़ की बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से इसको देखें, प्रैक्टिस करें। राबिया नौरीन मोहम्मद सिद्दीक, इस बच्ची ने भी आई थिंक 2nd पोजीशन ली है। इनके 12 नंबर हैं, मतलब 13 हो गए ना। मुंजा आफ्ताब ने दोबारा सबमिट किया किसी और आईडी के नाम से, और तब भी 3 नंबर ही लिए। अच्छा, अब्दुल्ला कौसर मोहम्मद कौसर, क्योंकि आपको पता है कि एक आईडी से आप एक दफ़ा ही अटैम्प्ट कर सकते हैं पेपर, क्योंकि आपको रिज़ल्ट शो हो जाता है और आंसर पता चल जाते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, दोबारा इसको करने की कोशिश करते हैं, चालाकी करते हैं ज़ाहिर है, तो कि हम दोबारा इसको अटैम्प्ट कर लेंगे और सही नंबर अपने सानी जी को शेयर कर देंगे। लेकिन बेटा हम भी आपसे ज़्यादा चालाक हैं, हमने भी टाइमर लगाया होता है, और एक दफ़ा बच्चा अपनी आईडी से एक बार ही पेपर को अटैम्प्ट कर सकता है, सेकंड टाइम वो नहीं कर सकता। ठीक है जी, हमें शो हो जाता है कि इस बच्चे ने 2 दफ़ा करने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अब्दुल्ला कौसर पर। मोहम्मद कौसर, इस बच्चे ने जो है 7 नंबर लिए हैं। अली अहमद ने 3 लिए हैं। माज़ अली अनवर अली ने 6 नंबर लिए हैं। मुकेश कुमार रमेश ने 9 नंबर लिए हैं। सैयद आमिर ने 4 नंबर लिए हैं। मतलब जो जो चीज़ें आप लोगों के साथ थी, गुलाम अनवर के पापा का नाम है, इसने 12 नंबर लिए हैं। ये है मुश्क मिसबा, अच्छा जी। कुर्बान और बच्चा जो है इसके महराब अली, इसके पापा का नाम होगा, फादर अली से 7 मार्क लिए हैं। अच्छा जी, मलिका जाहिद ने 6 हो गए। अगेन इस बच्चे ने 2 दफ़ा पेपर अटैम्प्ट किया और कुछ समझ नहीं आया, इसने देखें 0 आ गया यहाँ पे, तो वो नहीं हो पाया उससे। ठीक है जी। दाऊद ने, रिजवान नाम के पापा का 3 नंबर लिए हैं। संदीप कुमार ने, करण कुमार 6 नंबर लिए हैं। एमन अनस दुरानी ने 9 नंबर लिए हैं। ज़ैनब वाहिद ने, अब्दुल्ला वाहिद ने 11 मार्क लिए हैं। अच्छा जी, राजकुमार ने 6 नंबर लिए हैं। वासिल अहमद रिजवान, और वासिल अहमद रिजवान देखें, इस बच्चे ने 2 दफ़ा वासिल ने पेपर दिया है। अच्छा, वासिल अहमद ने पहले एक अपनी आईडी से दिया होगा 8 नंबर, और दोबारा किसी और आईडी को इस्तेमाल करते हुए पेपर दिया तो 12 नंबर। बेटा ये तो चीटिंग हो गई वासिल, ये तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यहाँ पे। कौन सा वाला वासिल अहमद है? ये मेरे ग्रुप का बच्चा तो नहीं है? ये मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट्सएप पे आके।
सुगरा जो है इन्होंने 8 नंबर लिए हैं। इकरा दीदार ने 13 लिए हैं। सिदरा ने 11 लिए हैं। इब्राहीम ने ताहिर ने 2 लिए हैं। अब्दुल बासित ने 7 नंबर लिए हैं। सारिम अंसारी कामरान अंसारी ने 9 नंबर लिए हैं। शिफ़ा अली अली यासर ने 11 नंबर लिए हैं। हमना जहरा ख़ान, ठीक है, जिस बच्ची ने 6 नंबर लिए हैं। शाजिया आलम ने 6 लिए हैं। सारा ख़ान अली ख़ान 6 लिए हैं। सुफियान बिलाल ने 5 नंबर लिए हैं। नाम ही काफ़ी है क्यों? सही मजाक है बेटा आप लोगों का भी। ये 3 है नंबर लिए हैं। अब्दुल्ला नईम अख्तर ने 5 नंबर लिए हैं। जी डॉलेंस याद आ गया, नाम ही काफ़ी है, लेकिन बिल्कुल काम का नहीं है डॉलेंस। अच्छा जी, मुनीब सोमरो ने जो है वो 2 नंबर लिए हैं। बच्चे भी ना 1 नंबर के हैं वैसे। हाँ मुझे हंसी आ रही है इस टाइम पे। आयशा मेराज ने 10 नंबर लिए। देखिए आयशा मेराज ने 2 दफ़ा ये पेपर किया। अब आप देखो इसने क्या चालाकी की, एक बार पेपर किया 10 नंबर काउंट हो गए। अब देखिए मैंने ये चीज़ मुझे देखनी चाहिए थी, पहले मैं रिज़ल्ट देख लेती। मैंने आप लोगों पे भरोसा किया और मैंने कहा कि मैं नहीं देख रही पर अल्लाह देख रहा है। तो आप लोगों ने जो बेईमानी करके 2 दफ़ा पेपर दिया ना, लेकिन ये ओपन आप कहेंगे भी साहब तो कह रही थी एक बार ओपन होगा बेटा, एक आईडी से ओपन होगा। अगर आप दूसरी दफ़ा भी वो अपना नाम लिखते हो, दूसरी आईडी ओपन करते हुए पेपर करोगे तो नंबर चेंज हो जाता है। आईडी चेंज होगी तो ओपन हो जाएगा टेस्ट आपका, ठीक है। ये 15 आउट ऑफ 15 देखो इस बच्ची ने, इस टेस्ट ने देख लिया होगा कि इसका ये आंसर है। जबकि बेईमानी यहाँ पता चली कि इसमें तो एक सवाल था ही गलत। अब आप देखें ना यहाँ पे एक सवाल तो इसके अंदर था ही गलत, ठीक है। तो 15 में से 15 कैसे आ गए? एक ऑप्शन तो राइट ही नहीं था। अब समझ में आया, इसने देख लिया कि इसमें ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन है, उसको लिख लिया और अब नेक्स्ट टाइम पे उसको क्लिक कर दिया। बड़ा अफसोस होता है, कोई मसला नहीं। फिरासत मिर्ज़ा ने नबील मिर्ज़ा ने 9 नंबर लिए हैं। सैयद ताहा ने और ज़फ़र अली ने 1 नंबर लिया है और सानिया जावेद ने 4 नंबर लिए हैं। इसी तरह मोहम्मद शर्जील भुट्टा तारिक 12 नंबर लिए हैं। नबील अहमद ख़ान ने 8 नंबर लिए हैं। पाकिस्तानी लाइफ 10 नंबर लिए हैं, जो बच्चा अपना नाम नहीं बताना चाहता। और करतार कुमार MPA हरीराम ने 12 नंबर लिए हैं। अच्छा जी, राजा आकिब मोहम्मद इश्तियाक ने 6 नंबर लिए हैं। और यहाँ पे है कायम अब्बास अली रज़ा 13 नंबर लिए हैं। आसिम ने 6 नंबर लिए हैं। हिरा हमीद ने 8 नंबर लिए हैं। हबीबा जो है अब्दुल रज़ाक ने 9 नंबर लिए हैं। मुज़फ़्फ़र ज़फ़र ने 8 नंबर लिए हैं। अरशद अली अकबर ने 9 नंबर लिए हैं। अच्छा जी, असग़र अली अनवर, पापा का नाम साथ बता रही हूँ, 12 नंबर लिए हैं। अलीज़े आरिफ ने 11 नंबर लिए हैं। बिलाल कामरान ने 2 नंबर लिए हैं। मुज़फ़्फ़र सोमरो ने 13 नंबर लिए हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये भेजा है, ठीक है। जिस दिन ये बच्चे टेस्ट कंडक्ट किया गया था उस दिन की ये रिज़ल्ट शीट है। तकरीबन काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को अटैम्प्ट किया, आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। और बाकी बच्चों का जिनका पेपर मैं नहीं चेक कर सकी और मैंने नहीं चेक किया, उसकी वजूहत हो सकती हैं। या आपने PDF फॉर्म में सबमिट नहीं कराया, या आपने टाइम ओवर होने के बाद सबमिट कराया, 2 दिन बाद सबमिट कराया या 3 दिन बाद सबमिट कराया पेपर। ये वो MCQ की लिस्ट है जो आपने फ़ौरन दिया टेस्ट और आपका रिज़ल्ट शो हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से पेपर करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ले आती हूँ अपने MCQs की तरफ। अब देख लीजिए कि मैंने आपको कौन से MCQs दिए थे और आपने इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है अपने एग्ज़ाम में भी। मतलब ज़ाहिर सी बात है उनकी पोजीशन रुक गई फर्स्ट आने से। अब आप लोगों ने जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मेरे चैनल पे पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, तमाम प्रॉपर्टीज़, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिन बच्चों ने इस लेक्चर्स को मेरा देखा है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको ये आता होगा और उन बच्चों ने ठीक किया है, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर जो A/B है, अब ये A/B का मतलब पता है, यहाँ पर A-B है, ये चीज़ आपने याद रखनी। अगर वो कह दे B/A तो आप कहोगे B-A। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसमें क्या होगा आप सबको पता है, जब आप किसी एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर रहे होते हो, सिवाय सिमेट्रिक डिफरेंस के, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है मैं आपको बताती चलूँ, जो आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस है वो एक वाहिद वो डिफरेंस है जिसमें आपके पास जो जब आप माइनस कर रहे होते हो दो साइड्स में, तो दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास वो वाहिद डिफरेंस है जिसमें आपने क्या करना होता है, जब आप 2 एलिमेंट्स रख रहे हो, सेट्स रख रहे होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स बचते हैं वो दोनों में कर दिखाती हूँ आप, अभी आप छोड़ दें अभी सिमेट्रिक डिफरेंस को, कंफ्यूज हो जाएंगे।
अब ये a डिवाइडेड बाई जो b है ना, यहाँ पे हमें a माइनस बी करना है। क्या करना है? a माइनस बी, मतलब a के जो सेट्स आपने a लिखा, a के सेट हैं 1 2 3 4, जल्दी से रफ वर्क में आपने लिखा, कर्ली ब्रैकेट माइनस b के सेट सीखे, एलिमेंट सीखे 2 4 6 8। अब आपने क्या किया, यहाँ से 2 कट हो गया और 4 कट हो गया, और फर्स्ट के जो एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिखा है जैसे कि 1 और 3, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास फर्स्ट वाले का। मैं आंसर लिखती जाऊँगी। फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो हमारे पास 1 और 3 था। जिन बच्चों ने ये किया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, गलती इंसान से होती है, कोशिश करें इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगर ये b माइनस ए होता तो पहले आप b के सेट्स आगे रख, एलिमेंट्स आगे रखते, b सेट आगे रखते और माइनस कर देते a के सेट्स के साथ, a के जो एलिमेंट्स हैं वो इधर आ जाते, तो फिर भी आपके पास 2 और 4 तो कट होता ही होता, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट सेट्स के जो एलिमेंट्स बचते वो 6 और 8 होता, तो फिर हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता। ये आपने फ़र्क रखना है। अगर a डिवाइडेड बाई b है, a स्लैश b है तो a माइनस b है, और b स्लैश a है तो b माइनस a है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। मैंने अपने चैनल पर प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था उसके MCQs को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ। इसके अलावा सीरियल वाइज, सीरीज़ वाइज जो आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस थी उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया आप लोगों को। और साथ साथ में मेरा बच्चा, मैंने आप लोगों को जो वो है क्या कहते हैं, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आता है या सीरीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है ये तमाम चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह इस MCQs के बाद जितनी सीरीज़ मेरी स्टार्ट होगी वो तमाम उन्हीं टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने जाके इन तमाम चीज़ों को देखना है। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कोई भी शेयर करूँ, किसी तरह का भी MCQs शेयर करूँ, ज़रूर उन लेक्चर्स को जाकर देखा करें, समझ में आ गया। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दे रही थी, देखें सेट मैंने मिटा दिया, आई एम सॉरी, यहाँ देखें a डिवाइडेड बाई b, अगर a डेल्टा b दे सिमेट्रिक डिफरेंस दे दे तो आपने ए के सेट के कोई भी लिख लो। जो फॉर एग्जांपल ए का एक सेट मौजूद है, इनके एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4, सिमेट्रिक का आपने साइन लगाया। वैसे तो फिलहाल वो देखते नहीं कि रबर कैसा है, सिर्फ आंसर्स को ही आपने ज़ाहिर है वहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ पर देखें आपके पास अब सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का माइनस। देखो 1 और 1 तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं 2 और 4 को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक में 1 3 भी आता है और ये 6 8 भी आता है। इस डिफरेंस में ऐसा होता है कट करने के बाद जो दोनों के एलिमेंट्स बचते हैं ना वो लिखने होते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो फिर आप लोगों ने दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, अगर उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है जी और एक कॉम्प्लीमेंट पूछा तो वो मसला ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन माइनस u माइनस ए। अगर b पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप कहोगे u माइनस बी। अगर a यूनियन b दिया है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो क्या मतलब है, पहले a यूनियन b को फाइंड करो और फिर जो आंसर आए उसको u माइनस ए यूनियन b कर दो। मतलब a यूनियन b फाइंड किया, उसका जो आंसर है उसको u में से माइनस कर दो। जो u के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बचेंगे वो लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा होगा जो दोनों के लिखेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ तो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। इंटरसेक्शन आ जाए तो परेशान मत होइएगा, इंटरसेक्शन का अगर ऐसा ना आए डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीकॉम इतना बड़ा तो फिलहाल वो MCQ आपको नहीं देगा, ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग ही MCQ दिया जाता है जो होता है। सेकंड MCQ मैंने आपको दिया था 2:3, यहाँ पे मैंने रफ में लिखा हुआ है, मैं आपको यहीं से रीड करके बता रही हूँ। ज़ाहिर है दोबारा लिखने का मैं आपको बता रही हूँ, बोर्ड पर टाइम नहीं था, सोचा कि आधे घंटे की वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। और जो बच्चे बेटा चैनल पे कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरे साहब इतना रफ लिख रही हैं, इतनी गंदी राइटिंग में लिख रही हैं, मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट, बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा करें। कैमरा अच्छा नहीं है, आपका कैमरा हिल रहा है, ज़लज़ला आ रहा है, बेटा देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे शशके करूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ तक पहुँचा सकती हूँ वो चीज़ आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें ना, आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और इन सब चीज़ों का मैं ध्यान नहीं देती। और मज़े की बात ये कि मैं आपके कमेंट भी डिलीट नहीं करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा काम बच्चों को सपोर्ट करना है, जो फ़ायदा उठाएंगे अच्छी बात है, नहीं उठाना चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। 2:3 मैंने आपको ये एक रेशो दिया था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखूँ तो आपको पता है 2 जो है वो न्यूमिनेटर है और 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो हम इसको कहते हैं 2:3, ये आप सबको पता है। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे कि एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, इक्वेशन एंड प्रोपोर्शन। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें से ये जो हमारे पास 3 है ये क्या है, तो आप सबको पता है रेशो में जो फर्स्ट वाला आपके पास मौजूद होता है वो क्या होता है, वो कॉन्सिक्वेंट होता है। क्या होता है, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट। और सेकंड वाला जो आपके पास होता है वो आपके पास एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट।
सीडेंट। बस ये याद रखें, जो डिनोमिनेटर वाला 3 है ना वो एंटीसीडेंट है, और जो न्यूमिनेटर वाला 2 है वो आपके पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ये आपने बस अपने दिमाग में याद रखना है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन था सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का जो हमारे पास मैंने मिटा दिया यहाँ से 1 3 था, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से। और सेकंड वाले का जो हमारा राइट ऑप्शन था वो हमारे पास था एंटीसीडेंट। क्या था? 3 जो है वो हमारे पास एंटीसीडेंट है, यहाँ हमने लिख दिया। अब हम थर्ड वाले की तरफ आते हैं। थर्ड वाला मैंने आप लोगों को क्या दिया था, MCQs। थर्ड MCQs मैंने आपको दिया था कि इफ़ अगर हमारे पास जो x है x रेशो 5 इज़ इक्वल टू 4:2। अब मैंने कहा था देन x की वैल्यू को फाइंड करें। शॉर्ट लिख दिया यहाँ पे कि x को फाइंड करना है, x क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे थे। अब आपको सबको पता है किस तरीके से होगा। देखो आप सबको मालूम है यहाँ कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है बाहर वाला, और अंदर वाला प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो हमें क्या करना है, 2x इंटू 4 5 20। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 10 20। कटिंग होने के बाद आंसर हमारे पास इसका आना था 10। ठीक है। अब जिन्होंने गलत लिखा है बेटा करेक्शन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने सिंपल कोई भी इक्वेशन आपके पास दे दी जाए तो आपने उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चले इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। ये हमारे पास MCQs नंबर 3 था। नाउ MCQs नंबर 4। अब मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आपको जो 4 MCQs दिया था, मैंने आपको कहा था, यहाँ पढ़ भी देख भी लीजिए, मैं लिख नहीं रही। मैंने कहा था इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। अगर हम जो है अगर हमारा ए ट्रांसपोज करने पर ए इनवर्स आ जाए, मतलब इनवर्स आ जाए, तो क्या हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स होगा ए होगा वो क्या होगा? क्या वो डायगोनल होगा? मैंने आपको ये ऑप्शन दिए थे। क्या वो डायगोनल होगा? क्या वो स्केलर होगा? क्या वो सिमेट्रिक होगा? और क्या वो एसिमेट्रिक होगा? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू और ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे। अब इसका अगर ए ट्रांसपोज फाइंड करने पे आंसर हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है तो उसका राइट ऑप्शन होता है स्क्यू है। वो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और अगर हमारे पास, मैं इसकी वजह भी बता दूंगी दूसरे वालों की कि वो क्या है। ठीक है। अभी जो दूसरा वाला है हमारे पास सिमेट्रिक कब होता है, जब हमारे पास ये सिर्फ ए के बराबर आ जाए, इन्वर्स ना हो, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। अभी डायगनल, स्केलर, इक्वल, ये सारी क्या कहानी है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास आया, हमारे पास जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है या हमारे पास हमारा डायगनल है, वो डायगनल कब होता है, डायगनल क्यों होता है, कैसा मैट्रिक्स है जो हमारे पास हमारा डायगनल होगा, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है जी। तो आपको डायगनल तो पता है कि डायगनल कैसी लाइन होती है। डायगनल बेसिकली तिरछी लाइन होती है, जानते हैं ना आप सब। अच्छा, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें। जैसे कि मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे दूँगी, फिर इस तरह ये 1 1 0 1, ये मैंने आपको एक डायगनल जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिस तरह आई से डिनोट करते हैं, या इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको? यूनिट मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी भी कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, आप सबको पता, लिख लीजिए सारी चीज़ें एक जगह पर। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना तिरछे, ये सिर्फ 1 होते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। ठीक है। तो इस तरह इसकी अदर एग्जांपल देख लो। ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर पे 2 × 2 हो, 3 × 3 भी हो सकता है। 1 1 1 और बाकी सारे के सारे इसकी जगह पे आप लगा दीजिए यहाँ पर 0। तो आपने देखा कि ये जो डायगोनल है ना तिरछे, ये तो 1 है, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है। मस्ट बी 0। ठीक है। हमारे पास क्या है? मस्ट बी 0 है। ठीक है जी। तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे पास इक्वल है ना। जितनी रॉज है उतने ही कॉलम है, तो है तो स्क्वायर ही। स्क्वायर तो होना मस्ट है।
साथ साथ हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, और ऑफ डायगोनल मतलब बाकी सारे के सारे जो हैं वो ऑफ डायगोनल जो है वो क्या है, मस्ट बी 0। क्लियर हो गया। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स बताती हूँ, इसकी एक चीज़ बच्चे बड़ी जो है ध्यान में नहीं रखते। देखो मैं आपको 3 मैट्रिक्स दे रही हूँ, 1 2 3 4, इसको मैंने कह दिया ये ए है। दूसरा वाला मैं आपको देती हूँ, मैंने कहा 3 1 2 9, ये बी है। और तीसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 1 3 2 4। अब मैं आपको पूछती हूँ कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब आप कहेंगे मिस इसमें भी 2 नंबर ऑफ़ रॉज हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रॉज हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रॉज हैं, 2 रॉज 2 कॉलम्स आ रहा है ना। हमें ये पता है भाई नंबर ऑफ़ रॉज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल आती हैं, तो वो तो इक्वल मैट्रिक्स होता है। ये तो सारे के सारे इक्वल है देखने में तो, लेकिन ये सारे के सारे इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स जो होता है उसकी एक शर्त होती है। पहली शर्त इसकी ये होती है कि तमाम के तमाम जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जल्दी लिख रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ रॉज होंगे, मतलब m इंटू एन, m बाई एन भी कह सकते हैं, पढ़ाई से जाता है m बाई एन, कि मतलब m बाई एन मतलब रॉज और कॉलम जो हैं आपस में कितने हो, इक्वल हैं। अगर 2 रॉज हैं तो 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, 2 ही रॉज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही रॉज हैं 2 ही कॉलम है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है लाई कर रही है कि फर्स्ट वाला तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, मतलब नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका जो है वो हमारे पास क्या है 4 आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सेम है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी सेम। मैं लिख नहीं रही, सिर्फ समझा देती हूँ। चले, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी सेम का मतलब होता है कि अगर 1 इधर है तो दूसरे वाले का भी 1 इधर होगा, 2 इधर है तो 2 इधर ही होगा, 3 इधर है इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इधर होगा, 4 इधर है तो 4 इधर होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, ऐसा हू बहू एक जैसा हो, एक दूसरे के ऊपर रख दो कोई फ़र्क ना हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या क्या बताया है मैंने, इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, मस्ट बी सेम, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। तो हम कहेंगे ए और सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 है, तो ये ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स होगा, जबकि ए जो है वो बी का अनइक्वल होगा। ठीक है, बी सी भी अनइक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए और सी है जो एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ये तो हमें हो समझ में आ गया हमारा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, साथ साथ मैंने आप लोगों को स्केलर दिया था, मैंने आप लोगों को साथ साथ जो है वो इक्वल बताया, स्केलर भी दिया था। वैसे आप लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन लेक्चर को देख लेना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें जो है बड़े डिटेल में आप लोगों को बताएंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता जो रही हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको ये इक्वल और मैं आपको स्केलर, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक MCQs के अकॉर्डिंग कोई और MCQs आ जाए तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें स्केलर दिया था, डायगोनल, पहले डायगोनल से स्टार्ट करते हैं ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। डायगोनल मतलब तिरछे एलिमेंट्स जो हैं। अब देखो, अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, मैंने आपको पहले जो है वो यूनिट करवा दिया, खैर कोई मसला नहीं है। डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, उसमें से कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब देखो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो यहाँ पर, और बाकी सारे के सारे ऑफ डायगोनल जो है वो सारे के सारे क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, और बाकी ऑफ डायगोनल सारे के सारे जो है क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास डायगोनल होगा। और दूसरी कहानी में जब हमारे पास जो स्केलर है उसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन ज़ीरो और मस्ट बी सेम। क्या मतलब, और ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी ज़ीरो। क्या मतलब, नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। देखो, ये वाला है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, आपने कहा यस में स्क्वायर है, चाहे ऑर्डर पे 2 इंटू 2 का हो, चाहे 3 इंटू 3 का हो, है तो ये स्क्वायर ही। ठीक है, क्यों ऑर्डर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है, स्क्वायर तो है। साथ बाकी के सारे जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, और मस्ट बी सेम। नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ सब सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है, लेकिन ऐसा ये तो डायगोनल हो गया। अगर सेम सेम है, 3 3 है, या 1 के अलावा अगर 2 2 है,
6 6 है, अगर ये 1 होता तो ये तो यूनिट बन जाता, ये तो 1 नहीं है ना, अगर मैं 1 लगा दूँगी तो यूनिट बन जाएगा, ये तो मैंने 4 लगा दिया, तो ये आप कहोगे ये स्केलर है। ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर है। तो ये फ़र्क है, एक मैं यहाँ पे लगा कर दिखाती हूँ तीनों मैट्रिक्स को, ये पहचान कर लोगे यहाँ से। अगर मैंने कहा कि इस तरीके से लगा लो, अब ये डायगनल है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा तिरछी लाइन है जी, अलग अलग आ रहे हैं, सेम भी नहीं आ रहे भाई, ये तो डायगनल है, ठीक है, देखते बता दिए। बाकी ऑफ डायगनल जो है वो सारे जीरो जो है वो क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, नॉन जीरो जो है ज़ीरो, सारे के सारे जो है ऑफ डायगनल सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं एक जैसे कर दूँ, दोनों को 6 कर दूँ और बाकी सारे के सारे ज़ीरो कर दूँ, आप कहोगे मीन्स ये तो स्केलर है, ठीक है, देखते बता दोगे ये डायगनल है, ये स्केलर है। अगर ये सारे 1 हैं और बाकी 0 है तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। ये देखते आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को पहचान जाना है। तो हमारे पास बाकी मैंने स्क्यू भी आपको बता दिया और मैंने आपको जो है वो दूसरा वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। स्क्यू मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका और सारा करने का तरीका ये होता है, जैसे कि कोई भी मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, मैंने आपको कहा 0 1 2, फिर मैंने आपको कहा 1 0 -3, फिर मैंने आपको कहा -3 2 3। मैंने एक क्वेश्चन निकाल के अपनी बुक से रखा था, मैं कहा था आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब हमारे पास स्क्यू कैसे पता चलेगा, ये देखो जब हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो रॉ को कॉलम में ले आओ या कॉलम को रॉ में ले आओ, ऐसे ही करना होता है ना। अब देखो ये 0 है ना, आपने कहा 0 1 2, उसको उठा के इस तरफ ले आए, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 1 0 -3, ये क्या है -2 3 एंड 0। अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास जो है वो ए इन्वर्स के बराबर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास हमारा स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, ठीक है। देख लीजिएगा अगर नेगेटिव आ रहा हो तो आपको होगी जी हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्यू होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सारी। यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गया, ट्रांसपोज निकालना आ गया। ट्रांसपोज निकालने को भी बाज़ दफ़ा वो दे जाता है, अगर वो आपको कहता है ट्रांसपोज निकाल दो 2 3 1 6, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो आपको कहता है छोटा सा टी बना हुआ है इसके ऊपर और कहता है इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो आपने क्या करना है, चेंजिंग रॉ इनटू कॉलम, रॉ को कॉलम में चेंज कर देना है, सिंपल। देखो ये तो आप क्या कहोगे, ये जो 2 1 है इस तरह रॉ को कॉलम में कर दो, ये कॉलम को रॉ को कर दो, कोई इशू नहीं है, सिंपल इस तरीके से आपने कर लेना होता है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया आप लोगों की सारी चीज़, ठीक है जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बाद में करवाते हैं। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs क्या था, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका नंबर मैंने आप सब स्टूडेंट्स को दिया है, उसमें जो मिस्टेक हमारे एग्ज़ाम पेपर में हुई थी वो ये हुई थी, टाइपिंग में मैंने कहा था ओमेगा जो है इस W इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और आगे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने आपको कहा था इफ़ W इज़ दी, आप लिख लें पूरे MCQs को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ज़रूरी नहीं ये वाला MCQs है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी MCQs आ सकता है। देन 2 + ओमेगा इज द पावर ऑफ 6 एंड होल स्क्वायर, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। इसमें क्या था कि ये स्क्वायर लगाना वो भूल गए थे ऊपर, जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिए थे 9, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 4 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ 0। तो इसका राइट ऑप्शन 9 था। बच्चों ने सही किया था, मुझे इसका 9 आना चाहिए, लेकिन आपका कोई टाइपिंग मिस्टेक है। काफ़ी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा मुझे इस टाइम पे, लेकिन खैर जो भी इसका नंबर मैंने आप लोगों को पूरा दिया, सब बच्चों को दिया, चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो कि ना किया हो। इसमें होना ऐसा था बेसिकली, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा। पहले तो आप सबको पता है ओमेगा इज द पावर ऑफ 6, याद रखो, आप सबको मालूम है कि अगर हमारे पास जो है डिवाइजर्स ऑफ आ जाते हैं ना, 6 3 आ जाते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 आ गया, तो वो बराबर किसके होता है, ओमेगा बराबर किसके होता है, 1 के। किसके बराबर होता है, अब हमारे पास ओमेगा 3 भी 1 के बराबर है। अगर 6 आ जाएगा तो ये भी बराबर है 1 के, और 9 आ जाए तो ये भी बराबर है 1 के। तो सिंपल आपको क्या करना था, यहाँ पे ओमेगा 6 की जगह पे लिखना था 1, और ऊपर जो थी वो हमारे पास पावर था, इसमें था स्क्वायर। अब आप या तो इसको प्लस करके स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, 2 + 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो राइट ऑप्शन इसका 9 था। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर था 9। तो ये नंबर मैंने आपको सबको दिया है, ठीक है जी, आपने इसको नोट कर लेना है। इसका नंबर जो है वो मैंने नहीं काटा, आप लोगों का तमाम स्टूडेंट्स को मैंने इसका नंबर दिया है।
कोई और क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं ये आया, अगर आपके पास इस तरह आ जाए 1 + ओमेगा स्क्वायर ऊपर पावर 4 आ जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सबको पता है जैसे कि 1 + ओमेगा का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है हमारे पास 0 के। कुछ हमारे पास जो है वो यहाँ पे रियल रूट्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। 1 जो है वो रियल रूट है और ये ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ये तो मैंने आप सबको समझाया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर दिखा करें लेक्चर का। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूँ कि 1 + ओमेगा किसके बराबर होगा तो आप कहोगे 1 + ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला 0 के पास चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछ लूँ 1 + ओमेगा किसकी, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो आप कहोगे 1 + जो ओमेगा का स्क्वायर है बराबर है माइनस ओमेगा के, मतलब ये वाला ओमेगा 0 की तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे आपके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा। और आपको भी पता है कि जो ओमेगा का क्यूब है वो बराबर होता है 1 के, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास 1 + जो ओमेगा का स्क्वायर है, देखो ये चीज़ ये बराबर किसके है, माइनस ओमेगा के, हमने लगाया माइनस का ओमेगा और ऊपर हमारे पास जो पावर है वो है 4। अब इसको इस तरह ब्रेक करो कुछ क्यूब में कि हम इसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि हम आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर 11 कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, उसमें ओमेगा के ऊपर आयोटा पे 9 आता था, तो हम इसको ब्रेक इस तरह करते थे, 8 में ब्रेक करते थे, 1 में ब्रेक करते थे, फिर हम स्क्वायर की कोशिश करते थे कि स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, -1 लगा के सॉल्व करते थे। सेम वैसी कोशिश करनी है, थोड़ा ट्रिक लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। ओमेगा अब इसका पावर 4 है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, मैं इसको कहूँ कि एक ओमेगा है और एक मेरे पास जो है वो ओमेगा का क्या है मेरे पास। अच्छा, पहले इसको पॉजिटिव कर लूँ। कैसे पॉजिटिव करोगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, पावर ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ओमेगा हो जाएगा। यहाँ तक समझे पहले आ गया, अगर नेगेटिव होता फिर और कहानी होती। अब हमें इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक, अगर मैं इसको ओमेगा और ओमेगा क्यूब में ब्रेक करूँ तो गलत ना होगा, एक ओमेगा कर दूँ और एक ओमेगा का क्यूब कर दूँ। ठीक है, अब मुझे मालूम है जो ओमेगा का क्यूब है बराबर है 1 के, तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 और सिंपल हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप लोगों ने इसको इसी तरीके से इसको सॉल्व करने हैं, रियल रूट एंड कॉम्प्लेक्स रूट के अकॉर्डिंग। मतलब जो चीज़ें मेरे जहन में आती जाएंगी, जो MCQs मैंने आपको दिए हैं हल्का फुल्का में है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। हमारा नेक्स्ट MCQs था, यहाँ पे मैंने P and Q आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी इसलिए रजिस्टर सामने ही रखा है मैंने कहा कि P and Q जो है आपके पास आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0। मैंने आपको ये इक्वेशन दी है एक, और कहा है इसमें जो हमारे पास P और Q हैं वो इस रूट के जो है वो P और Q जो है रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, हमें P + Q फाइंड करना है इसके अंदर, कि P + Q क्या होगा। ऑप्शंस बहुत सारे थे आपके पास इसमें, तो आपने इसको फाइंड करके बताना है। आप सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करने का तरीका आपको आता है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का तरीका भी आप लोगों को आता है। बताया ना मैंने आप लोगों को कि आपने सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने कैसे फाइंड। अजान हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। अच्छा जी बेटा, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, P + Q। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ रूट फाइंड करना है। अब आप सबको पता, दोनों चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना, मतलब SOR पर शॉर्ट फॉर्म में लें, सम ऑफ रूट अगर आपको फाइंड करना है तो आप कहोगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है सम ऑफ रूट का, मतलब अल्फ़ा + बीटा। ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन अगर है -b/a। अब हमें यहाँ पे -b/a करना है। अब यहाँ पे तो गिवन इक्वेशन है ना आपके पास, क्या है 2x² + 5x + 3। तो ये आपके पास a जो है वो 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x² a है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या पता होता है, ये b है जो आपके 5 और ये आपके पास 3 है, सही से लिख देती हूँ, ये आपके पास c है। ठीक है, अब हमें चाहिए माइनस तो फार्मूला का, अगर ये बाई चांस यहाँ पे माइनस का ही कुछ आ जाता तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब P + Q फाइंड करना है, मतलब अल्फ़ा + बीटा फाइंड करना है, तो मतलब b/a। b आपके पास कितना है, a आपके पास कितना है 2, b आपके पास कितना है 5 और c आपके पास है 3। तो हमें b/a माइनस, तो फार्मूला का आ गया b 5 है और a जो है वो आपके पास 2 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो था आपके पास -5/2। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको कह देती कि आप जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, क्या कहती मैं, अगर आपको कहती कि प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें, मतलब कि अल्फ़ा × बीटा P × Q फाइंड करें, इस तरह भी कह सकता था ना, P × Q। ठीक है, तो फिर आप कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके लिए फार्मूला आपके पास होना था C/a। ये क्या होना था, C/a। C क्या है हमारे पास 3 है और a जो है वो 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा क्या होता है, a आप सबको मालूम है,
और इक्वेशन तो आपको पता ही है, ठीक है जी। तो ये 3/2 इसका आंसर आना था अगर वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पूछता। मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे सम ऑफ फ्रूट पूछा, तो इसका जो राइट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 6 का वो था हमारे पास -5/2। ठीक है, यहाँ लिखती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट MCQs हमारे पास हमारा क्या था, मैं आपको दिखा देती हूँ जनाब। हमारा कहाँ गया मेरा पेपर, मैंने आपको कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक मैंने आपको एक पार्शल आई थिंक, हाँ, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उसको आपने एक प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना। आपको पता है ना कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, जुज़वी हिस्से डिकम्पोज कर देना, ऐसे ही है ना उसको, कि बहुत सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। तो उसमें जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमेशा जो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब करने के लिए, आप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है। अगर हमारा गिवन जो भी हमारा फ्रैक्शन मौजूद है अगर वो प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो आप उसके रैशनल एक्सप्रेशन जो भी है वो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन उसके जिस भी इससे नहीं बना सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो अब इसमें मैंने आपको पूछा था कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना सकते हो। क्या वो एडिशन है, ये कहा था मैंने, क्या आप एडिशन के तरीके से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रफ सा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही, यहाँ से इसको कट कर दें। देखें, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन का वो प्रोसेस होता है अगर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन किया है। बेसिकली सेकेंड ईयर का मैथमेटिक है ये, और ये हम लोगों ने मैट्रिक में इस साल दे दिया है, कोई इशू नहीं है, अलहमदिल्ला बहुत आसान है। अगर वो आपको मैंने जो आपको जिस ट्रिक से मैंने आप लोगों को समझाया आप उसी तरीके से करें। आपने बुक में वो A1 A2 तरीके से थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया, मैं ABCD इस तरीके से मैंने कुछ टर्म्स रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को गाइड किया, आप उसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन था डिवीजन, मतलब जब तक हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम उसको डिवीजन के मेथड से पहले हम उसको क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन का मेथड है। इसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर मैंने जो आपको 8 दिया था, एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जैसे कि ये नज़र आया, देखें x-1 और दिया x+2, ठीक है। अब मैंने कहा कैन बी फॉर्म, अभी आप बता दो क्या ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कैसे पता चलेगा हमें, या कांस्टेंट टर्म है। ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें क्या देखना होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जब हम ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं तो आपको बार बार यही कहूँगी कि आप लोग मेरा बच्चा इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर वॉच किया करें। उससे ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एक रिव्यू एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना से मस्ट होता है। द पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज मेक प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने यही बताया कि हमेशा किसके बनते हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। अगर हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए, क्या न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल है, ठीक है, और या हमारे पास हमारा न्यूमिनेटर जो है वो लेस ग्रेटर देन है हमारे डिनोमिनेटर के, तो हम डिवीजन के मेथड से ये इम्प्रॉपर होगा, हम उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। ऐसे ही है ना कि आपको कैसे पता है कि इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या होता है, पहले थोड़ा सा गाइड कर दूँ। यहाँ पे देखो भाई, अगर हमारे पास 1/2 है, अब आपने देखा आपके पास आपका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, ठीक है, और हमारे पास हमारा लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। आपने कहा कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या है, सॉरी फ्रैक्शन जो है वो आपके पास एक प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, मतलब न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या हम कहें 5/5 तो हम कहते हैं कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है। ये कहानी भी होती है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाता है, होती है कि नहीं होती। तो फिर ये दोनों कहानियाँ जो हैं वो आ जाती हैं इम्प्रॉपर में, ये वाला कहानी आ जाती है प्रॉपर में। अगर प्रॉपर है तो कर सकते हो, नहीं तो डिवीजन का मेथड, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझाया आपको। अब हमें देखना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब आप देखोगे ऊपर जो एक्सप्रेशन है x3, इसके ऊपर पावर 3 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 2 है। अब बताओ ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, क्या है ये, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जवाब हमारे पास आना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं निकाल लेती हूँ, दोबारा MCQ गायब हो जाते हैं, रजिस्टर बंद कर देती हूँ बार बार गलती से। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये हमारे पास आना था इम्प्रॉपर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब 9 10 पर आ जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन
ऑफ द सीरीज इज़ 4, मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन था 4, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि इसका वेरिएंस फाइंड करें, मैंने कहा क्वेश्चन में कहा कि इसका वेरिएंस फाइंड करने क्या होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा देते हो तो वो वेरिएंस बन जाता है। जब सिग्मा ले लो या एस लगा लो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, तो आप कहते हो ये वेरिएंस है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और वेरिएंस फाइंड करने को दे रहा है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इसका आंसर आना था 16। अगर स्टैंडर्ड वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो उसके ऊपर रूट लगा दो, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 होता है और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आए तो उसके ऊपर वेरिएंस निकालना है, स्क्वायर लगाओ, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो रूट लगा दो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो आंसर है 16, ठीक है। वेरिएंस हमारे पास क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी क्या गिवन था, एक दफ़े क्वेश्चन में देख लूँ, हाँ बिल्कुल 16 इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है, मैंने टिक किया हुआ। 4 है इसका जो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 16 इसका वेरिएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन दिया है जो कि गिवन ऑब्जर्वेशन का 40 है, 0, 90, K, 10 एंड 100, एक ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन, तो मैंने कहा कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 40 है, मीन जो है मतलब 40 है। देन K की वैल्यू फाइंड करें, इसमें जो K अंदर दिया है छुपा हुआ बैठा है, इसको फाइंड करें क्या होगा, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिया था। अब आप सबको पता है कि देखिए अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपको पता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो कितना है 40 है, और फाइंड क्या करना है K को फाइंड करना है। पहले तो आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन का समीशन x, क्योंकि अनग्रुप डेटा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब मीन जो है वो ऑलरेडी 40 है, सम x सबका लगा लो, 0 + 90 + K + 10 + 100, और कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, इनको कर लो, ये हो गया 90 और 10 हो गया 100 सिंपल भाई, और 100 ये हो गया 100 हो गया ना, 100 200 हो गया डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 100 और 100 हो गया 200, यहाँ कर दूँ जगह नहीं है, या बोर्ड को आगे कर देती हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे स्पेस दें क्योंकि कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, ऐसे करो, ये हो गया 40 और 100 हो गया 200 डिवाइडेड बाय 5। अब जिसको फाइंड करना होता है, यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, जिसको फाइंड करना होता है कहता है भाई अच्छा जी K कहाँ चला गया, K को तो मैं भूल ही गई, ये वाला प्लस K लगाओ इधर भाई साथ, ठीक है जी, तो ये हो गया, अभी 5 डिवाइड पे यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम कहेंगे 40 × 5 और ये हो जाएगा 200 + K, ऐसा ही है ना भाई, 440 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 200, और यहाँ पर भी आ गया 200, सिंपल, यहाँ ला के डिवाइड करो या यहाँ ला के काटो, बात तो एक ही है, तो क्या आ जाएगा 0, इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का 0। अब हमारे 5 MCQs रह गए हैं, वो भी मैं करवा दूँ, नोट कर लें जल्दी से, यहाँ से ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे और आगे वाला सवाल जल्दी जल्दी करा देते हैं आपको, ठीक है जी। इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, 15 नंबर आपके हाथ में हैं, 15 नंबर के MCQs हैं, और मैथ में बिल्कुल सिंपल 15 नंबर आपके हाथ में हैं। अब ये मैं इधर से ही करवाती हूँ, मैं कॉपी नहीं कर रही, ठीक है जी। यहाँ देखो मैंने 5 and 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 10 था 11 था मेरा बच्चा, अच्छा ये एक सवाल और भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको कहा था द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड करना है, और R जो है वो आपके पास रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 3 है, और इसका ठीक है 3 रेडियन है, ठीक है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है जी। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है जी। 3 रेडियन, अब देखो ये सर्कल है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये हमारे पास आ रहा है, आप सबको पता है, एक दूसरा 2 रेडियाई लगा लो, तो डिफरेंस बिटवीन 2 रेडियाई इज कॉल्ड रेडियन, आप सबको मालूम है। अब ये थीटा है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो हमें फाइंड करनी है, मतलब आर्क आप कह सकते हो आर्क ऑफ लेंथ, या एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी सवाल था द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, फाइंड करनी थी लेंथ, सॉरी ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, L = R थीटा, L सिंपल फाइंड करना है, और R फाइंड करने को दे दे तो L इधर ले आओ, Q को उधर ले, थीटा को उधर ले जाओ, Q कह दिया,
ठीक है जी। अगर थीटा फाइंड करना हो तो आर को उधर ले जाओ, कोई मसला नहीं है ना, आगे पीछे भी कर सकते हो। अब आर जो है वो 2 है और जबकि हमारे पास ये थीटा जो है वो 3 रेडियन है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 6। इसका 6 आंसर आना था, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आना था 6। क्लियर हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया। साहब आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने बनाया था ना रजिस्टर में, तो फिर मैंने टाइपिंग करवाया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 12 में जो मैंने दिया था, और 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर मैंने दिए थे राइट एंगल ट्राइंगल के। तो 2 साइड्स दी थी और मैंने कहा था इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करें क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था आपका। बहुत डिटेल में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाया। ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने मुझसे किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हो गई होगी उनको। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या, दोनों का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 30 दूसरा 30, ये 45 दूसरा भी 45, क्योंकि मिलाकर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर। अगर ये 60 तो वो 30, वो 30 तो ये 60, दोनों का मिलाकर सम, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये सब आपको पता है। अब इन्होंने कहा 2 साइड्स हैं भाई। अब आप सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, आप सबको मालूम है, और हमें यही यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ है, अब इसमें 2 साइड से नहीं बताया भी, परपेंडिकुलर क्या नहीं बताया, इसके अंदर बेस क्या, अपनी मर्जी से बड़ा वाला रख लो भाई, परपेंडिकुलर दिमाग कहता है जी भाई कर लेते हैं इसको कर देते हैं, ये बेस 5 है फॉर एग्जांपल, सपोज कर लिया, ये भी आपको पता है। लेकिन ये थीटा के अकॉर्डिंग होता है। अगर सवाल से हटकर, इस क्वेश्चन से हटकर अगर थोड़ा ट्राइंगल को समझाने की कोशिश करूँ, अगर बिलफर्ज 90 डिग्री के सामने वाला, अगर एंगल इधर बन रहा है ना 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो होता ही हाइपोटेन्यूज है। अगर बिलफर्ज, अगर हमारे पास देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल इसी तरह बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो ये सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज ही है। अगर एंगल इस तरफ बन रहा है तो फिर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर हमारा थीटा इस तरफ बन रहा है, देखो अपनी फिंगर्स इस तरफ लेके आओ, अगर हमारे पास हमारा थीटा बन रहा है तो थीटा की जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। जिस तरफ एंगल बन रहा होता है, इस तरफ बन रहा है ना, तो इस तरफ देखेंगे तो ये हमारी बेस होगी। अगर ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, अगर थीटा एंगल उधर बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, और फिर हमारे पास जिस तरफ से हमारा ये एंगल बन रहा है, ये मेरा हाथ है टेढ़ा मेढ़ा सा, देख लो भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बेस हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन से हटके थोड़ा समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आता तो जाके चैनल पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कोई 5 से 6 सीरीज़ मैंने चलाई थी पिछले साल 2022 में, ठीक है, 2022 में, वो ज़रूर उसको कर लीजिएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड्स गिवन ना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या लगाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, जिसको उर्दू में फिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। जो उर्दू वाले बच्चे देख रहे हैं, कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखो, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इतनी साइड का जो स्क्वायर है वो इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और इन बेस के स्क्वायर को अगर आपस में सम करो ना, इन दोनों को सम करो तो वो बराबर आना चाहिए इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है मैंने, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं समझ में आती, ऊपर से गुजर जाती। सिंपल, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम है वो होता है हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है 12 और बेस है 5, अब ऊपर है स्क्वायर, दोनों पे लगाया है स्क्वायर। 12 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास जो है वो 144 है, और जबकि हमारे पास जो 5 है इसका स्क्वायर हमारे पास 25 है। इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 116, ऊपर रूट है, रूट लगाओ तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों लगाया है रूट, बताओ कौन बताएगा, यहाँ पे कमेंट फटाफट कर दिया करो। यहाँ पे इस रूट लगाने का मकसद है हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड नहीं करना। स्क्वायर को हटाना होता है तो क्या लगाना होता है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इसका क्या कसूर है, इसका लगाएंगे तो याद आएगा 13, क्योंकि 13 इंटू 13 कितना होता है, देखो ऐसे तब होता है ना 169। तभी तो छोटी छोटी मोटी चीज़ें याद कर लिया करो, 64, 8, ये वो 16 का, छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन नंबर 12 का 13 है, 13 सेंटीमीटर था। समझ में आया, इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमारा 13 है। 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मैंने आपको रेशो दिए थे, इफ़ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज़ 36 और 121, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, यकीन मानो इसका रूट ले लेना, 6 हो जाएगा और 11 21 का 11 हो जाएगा। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आया घबराने की ज़रूरत नहीं है, और डिडक्शन लेक्चर देखोगे तो वहाँ जाके क्लियर हो जाएगी डिटेल, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है लेक्चर। 6:11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 14, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन मैंने कहा था इफ़ अगर cos थीटा लाइन लेस देन 0 हो और sin थीटा ग्रेटर देन 0 हो तो थीटा कहाँ लाए करेगा, थीटा लाई इन। अब आप सबको पता है क्वाड्रेंट का, आप सब जानते हैं। कौन कौन बच्चा ये चीज़ जानता है जिसने मेरे चैनल पर सब देखा है। यहाँ पे आप सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, छोटा सा करके इधर लिखती हूँ ताकि ओरिजिन पॉइंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, आप सबको मालूम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे सेकंड में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये जहन में रखो, आगे जाके इंजीनियरिंग रखनी है ना तो काम आएगा। थर्ड में क्या होता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो मत लीजिएगा इंजीनियरिंग आगे, कॉट थीटा सारी कहानी इसी की है, टेंजेंट कॉट कॉसेक ही चलेगा आगे जाके, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लाइन क्या कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बता दो। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा ग्रेटर देन 0, चलो भाई ये कर रहा है कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में आप यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे साइन थीटा और ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जाहिर सी बात है कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है यहाँ पे साइन जो कह रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, 0 से बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे जो है वो कॉस नेगेटिव है और साइन जो है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लाई करेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका राइट ऑप्शन जो आना था सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना मेरा बच्चा, तो इसके लिए जाके मेरा बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा, ठीक है। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर हम कॉस थीटा नेगेटिव की बात करें तो ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है, और साइन थीटा की बात करें तो लेस देन है, नेगेटिव, तो बिल्कुल सही सेकंड क्वाड्रेंट ही लाई कर रहा है। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल सेंटर का जब कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, जब अनसॉल्व आया था, तब भी मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी, ठीक है जी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी करवा देते हैं। यहाँ पर देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 15 दिया था वो ये था, मैंने कहा था कि साइन 30 डिग्री और कहा था कॉस 60 डिग्री प्लस फिर दिया था कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, ये किसके बराबर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन और बीच में हमारे पास है प्लस। तो ये सवाल मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल दिया था। इसका सोल्यूशन ये था कि जब साइन 30 हो, आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, सोल्यूशन दे रही हूँ उसका। कॉस 60 भी 1/2 के बराबर होता है, जबकि जो कॉस 30 है वो √3/2 के बराबर होता है। याद कैसे है हमें, इसकी ट्रिक भी चैनल पर मौजूद है, फिंगर्स के ऊपर बताया है बच्चों को, ग्रुप के बच्चे मेरे फिंगर्स के ऊपर करते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 4, इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों रूट के अंदर है, एक ही में आ जाएंगे तो रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों √3/2 के बराबर होते हैं, √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जगह रख लेते हैं, पता ना, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज़ 1। इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का आना था 1। ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की 15 MCQs थे।
जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। और एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को साथ साथ यहाँ पर देती जाऊँगी। एक सवाल बच्चे ने मुझसे पूछा था चैनल के ऊपर कि मिस इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो हम किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, मिस हमें कुछ ट्रिक बता दें। तो बेटा मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आज अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा के रख लो। देखो अगर वो आपसे 30 की बात करता है, क्या एंगल 30 की बात करता है, थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, थीटा की 30, अगर 30 दिया गया है थीटा, तो 90 डिग्री के सामने वाले दोनों क्या दिए गए हैं, 30 दिए गए हैं। देखो फर्स्ट करो 30 दिया है, तो ये 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है और ये √3 है। अगर मैं 30 की बात करी, कुछ एग्जांपल देके भी समझाऊंगी। अगर मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल सेक दे दो, चलो सेक दे देते हैं, सेक 30 डिग्री किसके बराबर है, नई टेबल आ रहा। आपने कहा मिस ने 30 डिग्री कहा था, एक परपेंडिकुलर 1 है, बेस जो है वो हमारे पास √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, 1 2 √3 रट्टा लगा लो इसका। अब साइन थीटा की बात कर रहा है तो आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, आप सबको मालूम है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 2 है और √3, बेस क्या है √3 है, तो ये साइन 30 बराबर हो जाएगा 2 √3 के। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आते ना तो एक ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पर, हर दफ़ा देती हूँ। साहिल पर हरी काई बिछी है, काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ, तुम पाँव बचाओ। क्या मतलब, साहिल पर हरी काई बिछी, तुम पाँव बचाओ। साहिल मतलब साइन थीटा बराबर किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अगर मैं बात करूं काई बिछी है, काई मतलब कॉस थीटा, थीटा लगा लो बेशक साथ, बिछी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा तुम पाँव बचाओ, टेंजेंट थीटा पी ओवर बी के, परपेंडिकुलर अपॉन इसकी। हवा से जो मेरा मार्कर भी उड़ रहा है, कह रहा है कि मुझे इस्तेमाल करो, मुझे छोड़ के रेड ले लिया, समझाने के लिए लिया, थोड़ी देर वेट करो आपकी ही बारी है। ठीक है जी, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इसी के उलट लगा लो। साइन का उलट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, यहाँ पे फटाफट कमेंट कर दिया करो चैनल के ऊपर, फटाफट कमेंट किया करो। इनके जो रेसिप्रोकल है, अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ, यहाँ से मिटा दूँ इसको, यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो साइन का होता है साइन कॉस टेंजेंट, ठीक है, साइन का होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो हम लेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, तो क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेंजेंट का क्या होता है, सबको पता है, कॉट थीटा, जो होता है बी अपॉन पी के, बेस ऊपर आ जाता है परपेंडिकुलर। अब मैंने कहा था साइन थीटा सेक थीटा, तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, मतलब काई बिछी है कॉस बी ओवर एच। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको अपने दिमाग में बैठाना है और सॉल्व करना है। तो ये तो ट्रिक हो गई जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दी, जो 6 थे। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो देखनी है चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखा करें, मेरे तमाम लेक्चर्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लिया करें वहाँ से। इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया, ये अगर बिलफर्ज वो हमें यहाँ पर दे देता है 60 की जगह पे कोई भी रेशो के साथ, वो आपको 30 दे दे, 60 दे दे, 45 दे दे, तो क्या परेशान होंगे। अब जाहिर सी बात है, जब आपको उस्तानी जी ने एक 30 की एक ट्रिक बताई है तो 60 की भी कोई ना कोई ट्रिक बताएंगी। चलो भाई जैसे 60 की भी बता देते हैं। टेंजेंट 60, देखिए अब 60 लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको कहा कि 60 हैं दोनों, 90, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है जी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये √3। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, इनकी दोनों की चेंजिंग कर दोगे। अब मैं क्वेश्चन दूँ, एक मैंने कहा टेंजेंट 60, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है, तो 1 लगाना ज़रूरी है डिनोमिनेटर में। हमें पता है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 मौजूद है जो नहीं लगाया जाता। आंसर इज √3। ऐसे निकालते हैं रेशो। ठीक है, समझ में आ गया अभी आप लोगों को, सब बच्चों को। कोई भी चीज़, अगर कॉसेक दे दूँ, चलो यहाँ आ जाओ। अब मैं आपको कह रही हूँ कि कॉसेक 60 डिग्री निकालो। आप कहोगे मुझे पता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3, मिस्टर 60 का बताया था भाई, ये तो ऐसे होता है। अब कॉसेक किसके बराबर, ये तो आपको पता होना चाहिए, जो के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक बराबर होगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर।
हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 के परपेंडिकुलर √3 के। इसका आंसर भी आ जाएगा 2/3, जो कि सेक्स 30 अगर 2/√3 के बराबर होता है तो टेंजेंट 60 भी 2/√3 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमें तो मालूम है। अब याद तो आपने करना है, दिमाग में तो आपने बिठाना है, जैसे कि हमने ट्रिक से अपने दिमाग में बिठाया हुआ है सारा कुछ, इसी तरीके से आपने भी बिठाना है। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दूं तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। मैंने एक दो सवाल यहाँ पर निकाल कर रखे थे और मैंने कहा था कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो वो भी आप लोगों ने करी। अच्छा, इसके लिए ट्रिक बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया लेक्चर, इसके लिए मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और फ़ौरन जाते साथ ही वो लिंक देखो पहले, और फिर उसको देखने के बाद जो है आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जिन बच्चों ने नहीं किया, 15 डे टारगेट पेपर, 15 डेज टारगेट पेपर कर लो मेरे चैनल से, और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मेरा कर लो। इंशाल्लाह टू गेट 100% मार्क्स, गारंटी देती हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। दुआ में याद रखें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है कि आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी इस तरह टाइम निकालते रहें। यकीन जानिए आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है आप लोगों के लिए। चले दुआ में रखें, याद। मिलते हैं। शतानी जी को दे इजाज़त।